मित्रों, जैसा अमित जी ने बताया है उस हिसाब से आज इस वर्ष में ही तीसरी बार कुछ ऐसी कॉलोनीज जो अभी तक अनऑथराइज कॉलोनीज कही जाती हैं उसकी मैं घोषणा कर रहा हूँ। इसमें विशेष बात यह है कि इस वर्ष से पहले तक तो केवल अर्बन लोकल बॉडीज वही इन सब कॉलोनीज का पता करते थे, योजना बना करके घोषणा करते थे कि ये कॉलोनी नियमित अनियमित कैसी रहेगी। लेकिन इस वर्ष में हमने पहली बार इसमें टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट को भी जोड़ा है कि जो कॉलोनीज अर्बन जो एरिया है उस अर्बन एरिया से बाहर बनती हैं और ख़ास करके जो हमारा कंट्रोल्ड एरिया है, अर्बन एरिया से बाहर कंट्रोल्ड एरिया में भी कई बार वो कॉलोनीज बन जाती हैं। लोग प्लॉट खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, प्लॉट बनाते हैं, उनका मकान बन जाते हैं। उसका कंट्रोल पहले उतना ज़्यादा बन नहीं पाता था, तो अंतोगत विचार यही किया कि अभी एक बार जितने भी ऐसी कॉलोनीज बन गई हैं उन सब का रजिस्ट्रेशन करके और वहाँ जो परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से और उनको सबको नियमित किया जाए। अर्बन एरिया है उसके अंदर यूएलबी और जो अर्बन एरिया के बाहर कंट्रोल्ड एरिया है उसमें टाउन कंट्री प्लानिंग। तो इस प्रकार 2014 से 2022 उसमें तो हमने 685 कॉलोनीज केवल अर्बन लोकल बॉडीज के लिए ही की थी। फिर पहली बार 17 अगस्त को हमने ये कॉलोनीज जो घोषणा की थी 211 उसमें नगर पालिका की थी, 238 टाउन कंट्री प्लानिंग की थी, तो 449 कॉलोनीज ही हमने उस समय घोषणा की थी। आज उसके बाद उसी कड़ी में अगली जो घोषणा मैं कर रहा हूँ उसमें 193 कॉलोनी तो अर्बन लोकल बॉडीज की और 110 कॉलोनी टाउन कंट्री प्लानिंग की, ऐसे कुल मिलाकर के 303 कॉलोनी आज जो है इनको घोषणा मैं कर रहा हूँ। 14 जिले जिसमें 21 नगर पालिकाएं ये सब हैं, 21 नहीं 39 नगर पालिकाएं ये हैं। तो ऐसे ये सब जगह पर आज कार्यक्रम भी हो रहे हैं और वहाँ इनकी जानकारियाँ सबको, चाहे वो टाउन कंट्री प्लानिंग की हैं चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज की हैं, उन सब कॉलोनीज की जानकारी वहाँ सबको मिल रही है। वहाँ हमारे प्रोमिनेंट सब लोग हैं। मैं यहाँ के आपके माध्यम से वहाँ पर एकत्रित सभी ऐसे लोग जो उन कॉलोनी के बाशिंदे हैं उनको विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। अन्य जो लोग जुड़े हैं उन सबको भी इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। साथ ही मैं बधाई देता हूँ हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता जी को, क्योंकि इनकी देखरेख में ही अर्बन लोकल बॉडीज़ का यह सारा काम चल रहा है। यद्यपि टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है मेरे स्वयं के पास है, तो इसलिए मिल करके हम ये कॉलोनीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ एक जानकारी और कि अभी भी जो हमने पोर्टल पर जितनी जानकारियाँ ली थी उसमें 1507 कॉलोनीज अभी भी शेष हैं, इसमें 936 अर्बन एरिया की हैं और 571 ये जो कंट्रोल एरिया है उसकी है। तो ऐसे 1507 कॉलोनीज और हैं जो हमारा संकल्प है कि 31 जनवरी 2024 तक ये सब भी नियमित कर दी जाएंगी। और इसके बाद जो हमने प्रावधान किया है कि आगे नई कॉलोनी कोई भी ना बने, उसके लिए सभी विभाग, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे हमारा टाउन कंट्री प्लान विभाग है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमारा सिस्टम सब, वहाँ कोई भी रजिस्ट्रेशन कॉलोनी बिना प्लानिंग के नहीं बनेगी। उसके लिए हमने बहुत से कठोर प्रावधान भी लिए हैं ताकि रजिस्ट्रियाँ वहाँ की बंद कर दी हैं। नया कोई बनाएगा उसको डेमोलिश भी करेंगे। नई कॉलोनी ना बने बल्कि लोगों को जो प्लान्ड तरीके से मकान मिल जाए, रेजिडेंशियल मकान खास करके, वैसे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वो भी सब उसमें साथ जुड़ता ही है, लेकिन सबको मकान यथासंभव मिल जाए। इसके लिए आप लोगों ने ध्यान किया होगा कि हमने शहरी एरिया के लिए जो गरीब लोग हैं उनको प्लॉट अथवा फ्लैट देने की या जिसको चाहिए उसकी ऑप्शन मांग रहे हैं। अभी तक उस ऑप्शन के आधार पर लगभग 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। गरीब लोगों ने अभी एक एक फेज करके कर रहे हैं कि जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है और शहरी एरिया में उनको या तो प्लॉट चाहिए या फ्लैट चाहिए। प्लॉट 1 मरले का है जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपया रखी गई है और फ्लैट जो है वो 450 स्क्वायर फीट का है जिसकी कीमत 6 से 8 लाख, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी। कुछ शहरों में थोड़ा महंगा जाएगा, कुछ शहरों में थोड़ा सस्ता जाएगा, तो इस हिसाब से करेंगे। और व्यवस्था ये है कि जितना पैसा
वो स्वयं अपने पास से इस वर्ष में जमा करा पाएंगे, वो तो कैश जमा कराएंगे, शेष व्यवस्था बैंकों से लोन लेकर के भी उनको दी जाएगी। जितनी किस्त वो देना चाहते हैं, वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, अब मैक्सिमम अप टू 20 ईयर्स ये किस्तें भी फैसिलिटेट उनको की जाएंगी सस्ते ऋण पर। लेकिन फाइनल जो पॉलिसी है, ये जब पोर्टल पर सब जानकारियाँ आ जाएंगी, कितने लोग किस शहर में उनको आवश्यकता है, फिर उसकी हमारे पास कहाँ कहाँ ज़मीन उपलब्ध है, तो पहले चरण में ये पॉलिसी सारी हम अगले महीने 1 नवंबर के आसपास ये बना करके दोबारा से फ्लोट करेंगे। जो फ्लोट करेंगे तो फाइनली बुकिंग उस समय कराएंगे। अभी केवल उनसे ऑप्शन ली जा रही है कि किन को ऐसे मकान चाहिए। अभी तक पिछले सालों में देखा है, हमारे डिपार्टमेंट ऐसे गरीब लोगों के लिए मकान बना देते हैं, खास करके हाउसिंग बोर्ड के बहुत से ऐसे फ्लैट बने, पॉलिसी पहले दी नहीं, पहले बुकिंग नहीं हुई, हमने एक वर्ग तय करके कि उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको अलॉट करेंगे, और बहुत ऐसे सरकारी बहुत से प्रावधान ऐसे बने रहे कि 10-10 साल से भी वो फ्लैट बन के तैयार हो जाते हैं, उनको अलॉट नहीं हो पाते। मुझे लगता है कि आज भी लगभग 9 से 10 हज़ार फ्लैट्स ऐसे हैं जो बन करके खड़े हैं और अलॉट नहीं हो पा रहे हैं। उनकी भी एक प्लानिंग बना करके, ताकि उनको जिस भी तरीके से लोग स्वीकार करना चाहेंगे उनको हम दे सकेंगे, ऐसे 10 हज़ार फ्लैट वो भी देंगे। तो इस प्रकार की एक जानकारी आपको देनी थी। जो कॉलोनियाँ नियमित होंगी, इन सब नियमित कॉलोनियों के लिए हमने विकास कार्यों के लिए सरकार ने 3,000 करोड़ रुपया अलग से इसको विकास के नाते से रखा है। वहाँ गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, अथवा पानी की व्यवस्था है, या फिर पावर की, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, ऐसे सब मिला करके 3,000 करोड़ रुपया विकास के लिए, जो लगभग 60 लाख रुपया प्रति एकड़ बनता है। क्योंकि सब एरिया जो अभी कॉलोनीज हैं, इन सब एरिया को मिला करके 5,000 एकड़ का एक क्षेत्र है जिसको विकसित किया जाएगा। बाकी प्रोसेस पहले से बताई है, उसी प्रोसेस के अंतर्गत जो पहले हमने की थी उसी हिसाब से ये हमने कॉलोनी जो है वो नियमित की हैं। कॉलोनी को नियमित कराने के लिए जो पहले प्रावधान हमें किए थे, उसके अंदर एक पिछली बार मैंने बताया था, छूट दी थी। पहले हमने RWA का एक प्रावधान रखा था कि रजिस्टर्ड RWA उस कॉलोनी की वो अप्लाई करें, लेकिन अनियमित कॉलोनी है, उसकी कोई RWA वगैरह थी नहीं। तो बाद में हमने निर्णय लिया था कि उस कॉलोनी के कोई 5 लोग मिल करके और उसमें अप्लाई कर दें। नियमित होने के बाद फिर उस RWA को विधिवत वहाँ रजिस्टर करा लेंगे, तो उस कॉलोनी में समाधान जो है इनका किया जा सकता है। इन सब कॉलोनियों में क्योंकि पहले से प्लान नहीं है, तो सामान्यतया तो ऐसी आवासीय कॉलोनियों में वाणिज्यिक एरिया, कमर्शियल एरिया 4% तक रखा जाता है। लेकिन वहाँ चूँकि पहले बन चुकी हैं, इसलिए उस सीमा को हमने हटाया है। उसमें जो भी बना हुआ है उसमें 4% से अधिक भी हो सकता है। लेकिन विशेष तौर पर वहाँ अगर मॉल बने हैं, मल्टीप्लेक्स बने हैं, होटल बने हैं, बैंक्वेट हॉल बने हैं, तो उसके विशेष प्रावधान बने हुए हैं। उन प्रावधानों के हिसाब से उसका शुल्क लेकर के उनको भी नियमित कर दिया जाएगा। इसी के साथ जो संपत्ति कर है, प्रॉपर्टी टैक्स है, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति का जो भी उसको कहें, वर्तमान वर्ष में हमने इसको एक 15% छूट के साथ और लागू किया हुआ था, जिसका हमने उसको शायद 31 अक्टूबर तक, 15 नवंबर तक इस वर्ष का वो बढ़ा दिया था। ये तो पहले से जानकारी हो गई है। एक जानकारी आज मैं और जो आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि बहुत लोगों के पिछले एरियर्स पड़े हैं, और एरियर्स में भी जब से हमने प्रॉपर्टी आईडी बनानी शुरू की है, तो उस प्रॉपर्टी आईडी के बनने के बाद सारी चीज़ें रेगुलराइज हो रही हैं। तो लाखों प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन्होंने कई वर्षों का भी एरियर अभी बाकी है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया है। अब चूँकि वो सारा निकल करके आ रहा है, बहुत साल पहले का तो हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं है, कुछ सालों का ही रिकॉर्ड है। ऐसे सबके एरियर्स पहले तो इंटरेस्ट के साथ भी था, क्योंकि प्राय जितना एरियर है उतना ही इंटरेस्ट भी है। वो उतना ही इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बंधन है कि जितना कोई टैक्स या एरियर बाकी है उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। अगर उससे ज़्यादा लगाने की छूट होती तो शायद उससे डबल ट्रिपल भी ये हो सकता था। लेकिन जितना एरियर है उतना उस पर टैक्स और पेनल्टी भी है।
तो आज मैं ये घोषणा करता हूं कि पिछला जितना भी एरियर है उसके ऊपर टैक्स और जो पेनल्टी है उस सारे को माफ किया जाता है, पूरा इंटरेस्ट और पूरी पेनल्टी, और वो लगभग 8,000 करोड़ रुपया है जो माफ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एरियर भी 8,000 करोड़ रुपए हैं। अब ये 8,000 करोड़ रुपए का डाटा वो केवल हमारे डिपार्टमेंट के पास, म्यूनिसिपैलिटी के पास है बना हुआ, और वो निकला है प्रॉपर्टी आईडी बनने के बाद। इसको भी अगर वो जमा कराते हैं अभी भी, तो जमा कराने के बाद उनको उस पर भी 15% की छूट सारे पर ही दी जाती है, अर्थात 120 करोड़ रुपया उस 8,000 करोड़ रुपए पर भी नहीं, 1,200 करोड़ रुपया। वही कहूँ कि क्या उनके मुंह में जीरा हो गया। 8,000 करोड़ रुपए पर 1,200 करोड़ रुपया वो भी हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद भी विवाद हो सकते हैं, कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स भरा हुआ हो, डिपार्टमेंट में उसका एंट्री ना हो, तो ऐसे सबको एक प्लान बना करके उसके हम कैंप्स लगाएंगे। उसके लिए स्थान के ऊपर डिपार्टमेंट के लोग बैठेंगे, वो सारे एरिया के इंडस्ट्री को बैठेंगे, सबको मैसेज देंगे, जिनके फ़ोन नंबर्स हैं उनको फ़ोन पर देंगे, जिनके फ़ोन नंबर्स नहीं हैं उनको उनके रेजिडेंस एड्रेस पर लिख करके भेजेंगे, ताकि एक रूटीन बना करके डेली कितने लोग उन्होंने वहाँ करने हैं, तो एक जितना समय उस शहर के अंदर इन सबको हियरिंग देने के लिए लगेगा उसको हियरिंग देंगे, ताकि हम चाहते हैं विवादों का समाधान, जैसे हमने कार्यक्रम चलाया था कि पिछले विवाद जितने ज़्यादा से ज़्यादा समाधान किया जा सके उतना लोगों को भी राहत मिलेगी, डिपार्टमेंट का भी सारा रिकॉर्ड जो है वो क्लीन अप होगा। आज तो पैसा आना कि नहीं आना है, लेकिन इस पिछली बोझ जो है एरियर का बोझ, इसको उठाते उठाते भी कई सैकड़ों लोग उसमें दबे पड़े हैं, तो इसलिए कम से कम वो राहत मिलेगी। और हम चाहते हैं कि जनता को राहत दे करके हम ज़्यादा ज़्यादा समाधान की ओर आगे बढ़ें। एक ये योजना आपके सामने मैंने रखनी थी। दूसरी घोषणा है हमारी पावर डिपार्टमेंट की। पावर डिपार्टमेंट की एक बड़ी समस्या, ये जो बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स को पावर डिपार्टमेंट का साथ समझौता करके अपनी लैंड देनी होती है, पावर हाउस बनाना होता है, और उसके बाद फिर जो कंज्यूमर हैं उनको कनेक्शन मिलते हैं। अभी तक की जो शर्तें रही हैं उसमें बिना उनसे ज़मीन लिए हुए भी, बिना पैसा लिए हुए भी, और वो बिल्डिंग बनाने का उनको छूट मिल जाती थी, बिल्डिंग बनाते थे, बाद में कंज्यूमर्स को कनेक्शन मिलते नहीं थे, फिर उनको जन सेट पर आना पड़ता था, और महंगी बिजली उनको, यानी जो बिजली शायद ऐसे फ्लैट में 5-6-7 रुपए का यूनिट होगा उनको 18-20 रुपए यूनिट भी भरना पड़ता था। बहुत से केसेस हमने इंडिविजुअली गुरुग्राम में निपटाए भी हैं, अभी पीछे सोनीपत, पानीपत, यहाँ के भी कुछ विषय आए हैं। लेकिन उसके लिए जो आगे समस्याएं ना आए, इसके लिए एक पॉलिसी ये बनाई है, और उस पॉलिसी में पहले तो उसके अंदर CRC, HERC उनको नियमावली अपनी बनाने के लिए कहा था डिपार्टमेंट ने, तो उन्होंने फाइनली ये नियमावली बना दी है, और वो नोटिफाई या तो आज करेंगे या कल करेंगे, लेकिन 27 सितंबर को कर दिया है, वेबसाइट पे देख सकते हैं। 27 सितंबर, अच्छा 27 को कर दिया। तो खैर उनसे बातचीत होने के बाद फिर उन्होंने इस पॉलिसी के लिए उनको कहा कि हम इसको क्लियर कर रहे हैं, आप इसकी घोषणा कर दें। उसमें नए पावर स्टेशन के बनाने के लिए उनको एक तो ज़मीन जो है वो कंस्ट्रक्शन से पहले देनी होगी, यानी जो हाउसिंग प्लान उसकी बनाएंगे उस प्लान से ज़मीन पहले देनी होगी, जो पहले कई बार नहीं ली जाती थी। दूसरा, जो हाउसिंग प्लान बनाने के लिए उनको जो परमिशन दी जाती है उससे पहले 50% पैसा जमा कराना होगा, अन्यथा वो शुरू ही नहीं कर पाएंगे। तो इतना सब करने के बाद कम से कम डिपार्टमेंट के पास ज़मीन आ गई, 50% पैसा आ गया। अगला 50% जो है वो 2 साल के अंदर या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने से पहले ये जमा कराना होगा। तो 100% आने के बाद वहाँ पावर हाउस बनाना और उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करके फिर कनेक्शन इंडिविजुअल हाउस को देने का काम ये डिपार्टमेंट का हो जाएगा। डिपार्टमेंट इंडिविजुअल कनेक्शन देगा। पहले कभी कभी वो सामूहिक कनेक्शन, बल्क कनेक्शन ले लेते थे, और बल्क कनेक्शन के बाद अपने आप फिर आगे कंज्यूमर को बांटते थे, बिल कलेक्ट करना, फिर इकट्ठा करके और डिपार्टमेंट को देना। कभी डिपार्टमेंट का ज़्यादा हो जाता था, कभी उनका ज़्यादा हो जाता था। तो वो कोई बल्क कनेक्शन उनको नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक एग्रीमेंट के हिसाब से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना करके डिपार्टमेंट जो है उनको इंडिविजुअल कनेक्शन देगा। उसके बाद कोई रोल
डेवलपर का उसमें नहीं रहेगा। क्यों पिकदा चाहिए ना। हाँ, इससे कुल मिलाकर के कॉलोनी के जो निवासी हैं उनको एक बहुत बड़ी सुविधा ये हो जाएगी। इसी के साथ पावर डिपार्टमेंट का ये एक विषय है जो बहुत शिकायतें हमको मिलती हैं। इमारतें हैं या सरकारी या प्राइवेट, उनके ऊपर से तारें निकल रही होती हैं, वो हाई टेंशन भी है और 11 kVA 33 kVA वो सारी उसके ऊपर जा रही होती हैं। अब वस्तुस्थिति तो ये है कि पहले लाइनें लगती हैं, उसके बाद लोग नीचे घर बना लेते हैं। अब है स्वभाव लोगों का बना हुआ, क्योंकि सस्ती ज़मीन मिल जाती है या अपनी किसी के पहले होती है, वो बना तो सकते नहीं है, बनाना भी नहीं चाहिए। अब दुविधा ये भी है कि ज़मीन उनकी है और लाइन सरकार की, पावर डिपार्टमेंट की है, वो बना लेते हैं, वो कहते हैं हमारी ज़मीन है, क्यों रोकते हैं। उसका समाधान जब निकलेगा निकलेगा, लेकिन कम से कम इस पर हमने एक बार पहले भी 2016 में एक उनको राहत दी थी कि जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनके घरों के ऊपर से गुजरी तारों को हटाने के लिए अभियान जो चलाया था, 7,849 स्थानों पर 11 kV और 95 स्थानों पर 33 kV लाइनों को इनको बदल करके और अल्टरनेटिव रूट से ले गए थे। 112 करोड़ रुपया उसमें खर्च आया था। अभी भी बहुत सी एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं जिनकी डिमांड है, उसमें प्राइवेट भवन भी हैं और सरकारी भवन भी बहुत जगह पर हैं। सरकारी ज़मीनों के ऊपर भी आखिर लाइनें निकलती हैं, तो उनको भी राहत चाहिए। कहीं कॉलेज है, कहीं स्कूल है, कहीं अन्य संस्थाएं बनी हुई है, अस्पताल बने हुए हैं, तो इन सब को हटाने के लिए हमने बजट में 151 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 151 करोड़ रुपए लगा करके और इन सब जो डिमांड्स हैं तारों को हटाने की, इसको भी पूरा किया जाए। एक विषय है डेरे और ढाणियाँ, इनकी कनेक्शन। बहुत डिमांड आती रहती है कि वहाँ बिजली नहीं पहुँची है। अब स्वतंत्र भारत में लोग स्वतंत्र हैं, गांव की बजाय कहीं भी जाके अपना मकान बनाने की इच्छा करते हैं, और जब सुरक्षित प्रदेश हो तो उसके अंदर बहुत आसान हो जाता है। सुरक्षा कम हो तो लोग डरते हैं, लेकिन आज तो खेतों में ढाणियों में इधर उधर कहीं भी अपना 2 घर 4 घर बना के रहने लग जाते हैं। फिर बाद में कहते हैं पावर दो, कनेक्शन दो। जब तक डिमांड नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, तब तक तो लोग गुजारा कर लेते थे। आज हर गांव में बिजली हो गई है और हर गांव में भी अब 24 घंटे बिजली होने की और आगे बढ़ रहे हैं। तो जो आइसोलेटेड पॉकेट्स हैं, जहाँ 2 घर 3 घर 5 घर हैं, वहाँ भी जो डिमांड आई है, अभी तक हमने उसमें प्रावधान किया था। 2016 में हमने आके किया था कि जो एग्रीकल्चर कनेक्शन है, एग्रीकल्चर कनेक्शन पर पैट का ट्रांसफर लगा करके 8 घंटे तो एग्रीकल्चर की जो पावर थी वो, और बाकी समय में पैट ट्रांसफार्मर के लिए उनको अलग समय में उनको ये कनेक्शन लेकर के, इसके अलावा और 13 घंटा, तो 13 और 8 21 लगभग 24 ही हो जाता। तो इतनी पावर उनको मिल जाती थी पैट पर। और कुछ लोगों ने जहाँ ट्वेल्व कनेक्शन नहीं थे, उन्होंने सोलर कनेक्शन लेकर के बड़ा काम चलाना शुरू किया। फिर भी बड़ी डिमांड थी। हमने उसके अंतर्गत फिर सबसे पहले 2016 में एक विषय किया था कि 1 किलोमीटर जो हमारी फिरनी है, उस फिरनी से 1 किलोमीटर तक जो घर बने हैं 2 या 3 यानी 10 की आबादी है, अब एक ही घर की 10 है तो भी, 3 घर है तो भी, लेकिन उसको कनेक्शन हम देंगे। 1 किलोमीटर देने शुरू किए थे। आज 1 किलोमीटर के बाहर वो भी लोगों ने मांगना शुरू किया है, तो इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं 3 किलोमीटर तक, कि फिरनी से 3 किलोमीटर तक अब ये कनेक्शन उनको दिए जाएंगे। और 3 किलोमीटर मैं समझता हूँ हरियाणा का प्राय हर घर आ जाएगा। फिर भी अगर कोई नहीं आएगा तो उसको हम यही कहेंगे कि या तो जो एग्रीकल्चर वाला सिस्टम है उससे चले, अगर एग्रीकल्चर सिस्टम से नहीं भी चलना है तो मुफ्त की बिजली मिलती है सोलर कनेक्शन। जितना भी बड़ा उनको लेना हो अपने घर की डोमेस्टिक के लिए, नॉट अदरवाइज, डोमेस्टिक के लिए सोलर कनेक्शन जो लेना है, उसमें जो कैपिटल सब्सिडी है उसको हम 50% कर रहे हैं। तो उनको 50% कैपिटल सब्सिडी देंगे जब तक वो सोलर पर चलाएंगे। सोलर के बाद जब उनका नियमित कनेक्शन कभी कोई मिलने की बात आएगी तो उसके बाद में वो सोलर रहना सोलर पर है, सोलर पर नहीं रहना तो सोलर पर ना रहे, लेकिन हर घर को बिजली जरूर मिले, इसका हम प्रावधान कर रहे हैं। एक इसके अंदर और एक प्रकार है, वो है गांव जिसकी फिरनी नहीं होती है लेकिन जिसको बेचिराग गांव कहते हैं। तो बेचिराग गांव में भी अगर अलग ट्रांसफार्मर लगा करके हमको लाइन वहां तक पहुंचानी है, घर चाहे वहां 2 हैं चाहे 10 है, वहां भी अलग से एक कनेक्शन उस बेचिराग गांव के नाम से जरूर हम पहुंचाएंगे।
क्योंकि बेचरा गांव का मतलब वैसे तो यह है कि उस गांव में कोई आबादी नहीं है, लेकिन फिर भी ढाणियाँ वाणियाँ कहीं बन जाती हैं, तो एक कनेक्शन हर बेचरा गांव का भी हम रिजर्व करते हैं, वहाँ चाहे वो कितना ही किलोमीटर हो, लेकिन बेचरा गांव में एक कनेक्शन। ऐसे 200-300 गांव हैं लगभग बेचरा में, ज़्यादातर उसमें यमुना जिले के हैं, तो उस प्रकार से उनको भी कनेक्शन की सुविधा ये मिल जाएगी। एक ये 150 मीटर क्या है, 300 मीटर 150 मीटर फिनिश है, उसको हम कनेक्शन चार्जेस लेके हाँ। ही लगा दें। पहले 3 किलोमीटर तक फिर चार्जेस लेंगे वो। हाँ नहीं इंस्टॉल करें। वही तो उसमें पहले 150 मीटर तक कोई चार्जेस नहीं लेते थे, जो सामान्य कनेक्शन देते थे उसी का चार्जेस था, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर का लाइन कनेक्शन ये वो नहीं था। उस 150 मीटर को 300 मीटर कर रहे हैं लेकिन 300 मीटर के बाद जो LT-HT लाइन होगी उसका 50% पैसा ही लिया जाएगा कंज्यूमर से, बाकी 50% डिपार्टमेंट देगा। पहले पूरे का पूरा कनेक्शन का चार्जेस जो है वो 150 मीटर के बाद लिया जाता था, अब 150 से 300 मीटर कर दिया। 300 के बाद जितनी भी लंबी लाइन होगी उस खर्चे का 50% कर दिया, बाकी 50% निगम जो है वो वहन करेगा, यही ना जी। इसके बाद एक स्कीम हमने और बनाई, 300 तक तो सब फ्री हो गए। 300 के बाद जितनी लंबाई होगी उस लंबाई में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो खर्चा होगा, पहले तो पूरा ही लिया जाता था 150 मीटर के बाद, अब 300 के बाद जितना होगा उसका 50% लिया जाएगा। एक स्कीम और जो हमने शायद हरियाणा बनने के बाद पहली बार उसको शुरू किया, और वो था कि बहुत से ऐसे ट्यूबवेल कनेक्शन जिनकी डिमांड रहती थी कि हमारा लोड कनेक्शन बढ़ गया है, लोड बढ़ाओ। अब किन कारणों से वो कम हुआ, या तो उन्होंने डिमांड पहले कम की होगी, या जब डिमांड थी उस समय शायद कम एरिया सिंचाई करते होंगे, बाद में ज़्यादा एरिया हो गया, या उनकी आवश्यकता या डीप ज़्यादा हो गया, तो लोड ज़्यादा। अब लोड जो है वो बढ़ाना उतना आसान नहीं था। अब हमने उसको योजना के अंतर्गत जुलाई 2023 में हमने स्कीम दी थी कि उसमें अपना जो वॉलंटरी डिस्क्लोजर करें कि कितना कनेक्शन चाहिए, जितना कनेक्शन चाहिए वो सब डिक्लेयर करें, हम उसको सबको देंगे। और आपकी जानकारी के लिए अभी तक उसमें 86,000 जो AP कनेक्शन हैं, कंज्यूमर हैं, उन्होंने अप्लाई किया है, और इस अप्लाई करने के बाद लगभग 600 मेगावाट ये लोड जो है ये एक्सटेंशन में और उनको दिया जाएगा। जिस प्रकार से अब वो प्राय वैसे तो सब कंज्यूमर आ गए हैं, फिर भी आज उसकी लास्ट डेट डिक्लेयर कर रहे हैं 31 अक्टूबर तक। अब ये लास्ट डेट है कि जिसने भी अप्लाई करना वो सब अप्लाई कर दें, उसके बाद इस फैसिलिटी को एक प्रकार से रोक दिया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम है, इतने लोग आ भी गए हैं, मुझे नहीं लगता कोई बच्चे होंगे, फिर भी बच्चे होंगे तो आज 6 तारीख है और 31 यानी 25 दिन अभी बाकी हैं, तो इस के बाद भी हम उसको करेंगे। और इसमें भी हाँ ये तो यही है। एक चीज़ और उसमें नई जोड़ रहे हैं, वो ये शिकायत किसानों की एक होती थी, ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। सामान्यतः जब ये इसमें होता था क्या तांबा कॉपर जब वायर्स उसमें ट्रांसफार्मर में होते तो बहुत शिकायतें थी, लेकिन जब से वो चेंज करके उसको एल्यूमिनियम की या किस चीज़ की आती है, एल्यूमिनियम की वायर आती है, तो शायद वो शिकायतें तो कम हुई हैं, क्योंकि उतना मटेरियल अब उसमें से चोरी करने के बाद मिलता नहीं है। फिर भी शिकायतें भी हैं। शिकायत किसान जो चोरी होती थी तो उसका काम रुकता था, पुलिस स्टेशन में जाके वो कहता था इसकी शिकायत लिखो, पुलिस स्टेशन कहता था ये प्रॉपर्टी तो आपकी नहीं है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, पावर डिपार्टमेंट की है। तो पावर डिपार्टमेंट आकर के शिकायत करे, पावर डिपार्टमेंट वालों को चिंता नहीं कि शिकायत करे तो ना करे, उनकी कोई जाता थोड़ी है कुछ, या तो किसान का गया जो गया। अब हमने अल्टीमेटली किसान को ये राइट दे दिया है कि किसान की शिकायत के ऊपर पुलिस FIR करेगी, चाहे पावर डिपार्टमेंट में सो भी जाए तो भी अगर चोरी हो गई है तो वो शिकायत करेंगे। और शिकायत करने के बाद भी नया कनेक्शन, उसमें नया कनेक्शन पहले 50% पैसा जमा करा के लेना पड़ता था, 6 साल हो जाए तो 20% से कराना पड़ता था, 20% पैसा दे करके वो नया कनेक्शन लेते थे।
अब उसने 50% कर दिया है कि 50 की जगह केवल 25% पैसा जमा करा करके नया कनेक्शन, नया ट्रांसफार्मर उठा सकता है। और 6 साल अगर हो गए होंगे तो 10% पैसा जमा करा करके वो नया ट्रांसफार्मर उठा सकता है। और बाद में चोरी पकड़े जाने के बाद अगर वो ट्रांसफार्मर मिल जाता है तो ये पैसा उसका वापस हो जाएगा। तो ये एक सुविधा ऐसे किसानों को जहाँ के ट्रांसफार्मर चोरी होते हैं उनके लिए ये सब किया। सबसे पहले वैसे बताना चाहिए था, लेकिन अब मेरे पेपर्स में ज़रा ऊपर नीचे था, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि अभी 4 तारीख को 2 दिन पहले जितना एक बड़ा विषय, ज्वलंत विषय, पूरे देश भर के लोगों की भी नज़रें इस पर लगी है, हरियाणा, पंजाब और बाकी उत्तर भारत की तो लगी हैं, इसमें राजस्थान भी है, दिल्ली भी है, बाकी सब हैं, जिनकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, SYL के ऊपर एक ऐसा स्टैंड जिसकी लड़ाई हम 2014 से लगातार लड़ रहे हैं, उस स्टैंड पर वैसे तो पहले भी मोहर लगा दी थी उन्होंने कि SYL लहर तो बनेगी, इसको सब सरकारें मिल करके बैठ करके आपस में करें, ऐसा वो सारी बातें की थी। अब इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कदम और बढ़ाते हुए कि जो ज़मीन वापस कर दी थी वो भी केंद्र सरकार उसको अधिग्रहण करके उसको सुरक्षित करे SYL की, और मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि इसका रास्ता निकालें। जनवरी तक का टाइम दिया 3 महीने का, कि 3 महीने के अंदर इसका रास्ता निकाल करके, और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट अब कैसे निकालेंगे और क्या करेंगे इससे बात करेंगे, अलग बात है, लेकिन इतना एक स्पष्ट जिसको कहना चाहिए निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट का जो आया है, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और उनकी सराहना भी करता हूँ, उनका धन्यवाद भी करता हूँ। देखिए, वैसे तो रवैये में फर्क आएगा कि नहीं आएगा, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय होता है तो रवैया उनके हाथ में नहीं है। अब रवैया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया उस हिसाब से करना ही पड़ेगा, लेकिन जिस प्रकार के गिरगिटी आंसू बहा रहे हैं उसका कोई अर्थ बचा नहीं है, क्योंकि अब वो दोनों तरफ इधर से उधर से खेलते हैं। या तो बात करते हैं कि हम हरियाणा के हितों का ध्यान रखेंगे, और फिर हरियाणा के हितों के खिलाफ पंजाब के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो पानी नहीं देंगे। और दुर्भाग्य ये है कि एक कैसा मैच है उनका, फिक्सिंग है कि दोनों बातें वो पंजाब सरकार के आवास में बैठ के कर रहे हैं। पंजाब सरकार का MLA वहाँ बैठ के कर रहे हैं यहाँ ये होगा, और पंजाब सरकार का वित्त मंत्री वो बैठ करके कहता है हाँ पानी नहीं देंगे। अरे भाई, कहीं अगर आपने करना ही था तो हमें बताते, पंजाब की अगर हरियाणा के हित की बात करते तो हम उनको आम आदमी पार्टी वालों को कह देते कि भैया हरियाणा भवन के एक कमरे में आकर के कर लो, हरियाणा निवास में यहाँ कर लो, मेरे आवास पर कर लो, हमारा बहुत ऐसे ऐसे सरकारी आवास हैं। तो ऐसे पंजाब सरकार के ही आवास पर बैठ करके उन्होंने सारे निर्णय करने हैं, तो निर्णय क्या करते होंगे, बीच में एक दीवारी तो है, इधर पंजाब की बात कर रहे हो, हरियाणा की बात कर रहे हैं, ये आप ही देख रहे हैं। और इस चेहरा का कैसा चेहरा ये बना है, आप लोगों को एक बहुत बढ़िया प्रश्न ये मिला है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पूछना चाहिए। मेरे से तो उत्तर आपको अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहाँ से उत्तर पूछना है वहां से पूछने के लिए मैं तो कह रहा हूँ ये प्रश्न आपको उन दोनों से पूछना चाहिए, उधर भी पूछना चाहिए, उधर भी पूछना चाहिए। प्रश्न किसी पार्टी का नहीं है, एक सरकार के दो चेहरे, दो मुही सरकार। प्रश्न तो ये है, वो तो पहले भी अकाली तो पहले भी ऐसे करे थे, वो तो एक स्टैंड अलग अलग है पहले से, आज का नहीं है। लेकिन एक ऐसे विषय पर एक ही आदमी यहाँ बैठता कुछ बोल रहा है, यहाँ बैठता कुछ बोल रहा है, तो मैंने तो अभी दे दी ना, और क्या चाहिए। मेरा कहना है सरकारी आवास को इस्तेमाल करने का विषय नहीं है, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं,
लेकिन एक ही पार्टी दो अलग अलग बातें, और वो भी अपने ही प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं। एक ही बात तो बोले, दिल्ली का लोग, दिल्ली मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, पंजाब के वित्त मंत्री कुछ बोल रहे हैं, उनके प्रभारी हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। तो कुछ मिला करके कुछ ना कुछ एक स्टैंड पर आए, समझ में तो आए। एक स्टैंड लें, चाहे हमारे विरोध में लें, पक्ष में लें, उनका काम है। आज विषय वो नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो कुछ कहा है, हम तो उसको देख रहे हैं। अब हमारी लड़ाई इनके साथ वैसी नहीं रही है। इनका तो एक स्टैंड अपना है, हमारा स्टैंड अपना है, सब पार्टियों, हरियाणा की सब पार्टियों का एक स्टैंड है। लेकिन कम से कम एक पार्टी एक स्टैंड रखती है, उसको लेकर के चलना चाहिए। खैर, ये विषय आपके लिए उनसे पूछने का है, पूछना चाहिए। ऐसे ही एक दूसरी बधाई भी मुझे आपके माध्यम से वो देनी है कि चीन के हांगझाओ में जो एशियाई खेल हो रहे हैं, उसमें इस समय तक कुल देश की जो मेडल टैली है वो 83, इंडिविजुअल 47 और टीम के 36 हैं, जिसमें 20 गोल्ड हैं, 31 सिल्वर हैं, 32 ब्रॉन्ज हैं, ऐसी 83 हैं। और इसमें हमारे लिए प्रसन्नता की बात यह है कि 83 में से हरियाणा के हैं 21, विच इज मोर देन 25%। 84 होते तो 21, 83 में 21, तो इट इज मोर देन दैट। जिसमें 7 गोल्ड हैं, अगेन ये 1/3 हैं, 3 सिल्वर हैं, 11 ब्रॉन्ज हैं। इस प्रकार से ये जो एशियन, पैरा एशियन, इसमें एशियन ही है, पैरा एशियन तो नहीं है, एशियन गेम्स में कुल 655 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, जिसके अंदर हरियाणा के हैं 86, यानी कुल मिलाकर के 15, 22 हो गए। चलो, आपके बैठे बैठे 21 से 22 हो गए, आपके बैठे बैठे 22 हो गए। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये जानकारी अपने को है ही है कि हमने इनको, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको 3 करोड़ रुपया, और जो रजत है 1.5 करोड़ रुपया, कांस्य 75 लाख रुपया, और जो प्रतिभागी खिलाड़ी है जो नहीं भी कोई मेडल ले पाया तो भी उसको 7.5 लाख रुपया प्रति खिलाड़ी, ये उनको राशि जो देते हैं, जो कि मैं समझता हूँ सर्वाधिक है पूरे, न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में। प्रोक्योरमेंट, इसकी जानकारी भी मैं जरूर देना चाहूँगा कि आज 5 अक्टूबर तक जो धान है उसकी आवक 21 लाख मीट्रिक टन हुई है, जिसमें 13 लाख मीट्रिक टन जो है खरीद हो चुकी है, 5.5 लाख मीट्रिक टन का उठान हो चुका है। कुल 1985 करोड़ रुपए लागत का ये धान अभी तक हमने लिया है। बाजरा 26 लाख क्विंटल, यानी 2.65 लाख मीट्रिक टन ये आवक हुई है। 22 लाख क्विंटल खरीद कर ली गई है, और 11 लाख क्विंटल इसका उठान हो गया है, जिसकी राशि 148 करोड़ रुपया ये बनती है। आपकी जानकारी के लिए कि बाजरा जो है ये पहले तो एमएसपी पर खरीदा नहीं जाता था, तो एक वर्ष ऐसा था हमने पूरे रेट पर यहाँ जो एमएसपी रेट है उसका खरीदना शुरू किया था 3 वर्ष पहले, लेकिन अच्छा अनुभव नहीं रहा, क्योंकि उसकी स्मगलिंग राजस्थान से बहुत अधिक हो गई थी, जो हमको महंगे भाव पर लेकर के सस्ते भाव पर बेचना पड़ा, तो नुकसान ज़्यादा हुआ था। उससे अगले 2 साल लगातार हमने भावांतर उपाय योजना दी कि जितना जिसका बाजरा है उसने बेचा है या नहीं बेचा है, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से एवरेज 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, और हमने उनको पहले साल में 600 रुपये, 450 या 650, 400 क्या था दोनों में, वो हमने भावांतर उपाय दी थी। इस बार एमएसपी 2500 रुपये है। हमने कमर्शियल जो परचेज है हैफेड ने 2200 रुपया प्रति क्विंटल करनी शुरू कर दी है, 300 रुपये प्रति क्विंटल के, और वो जिन्होंने बेची है उनको हम वो देंगे। और इसके बाद ये भी हमको एक परमिशन मिल गई है अब नेफेड की ओर से कि 2.5 लाख मीट्रिक टन हम प्रोक्योर भी कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए कुछ दिन बाद वो फिर 2500 रुपये खरीदी जाएगी, उसमें फिर भावांतर उपाय योजना नहीं दी जाएगी, क्योंकि पूरा 2500 रुपये का होगा। जो 2200 रुपये में खरीदी है उसको 300 रुपये देंगे, जो 2500 रुपये खरीदा जाएगा वो नहीं। कोशिश हमारी ये भी है कि हम 2.5 लाख से ज़्यादा भी ये करा सकें। मेरी कल ही जो मंत्री हैं केंद्र में पीयूष गोयल जी, उनसे बातचीत हुई,
तो उन्होंने कहा कि हम विचार कर रहे हैं कि बाजरा थोड़ा और ज़्यादा खरीदा जाए। अगर हमको और ज़्यादा की परमिशन मिलती है तो ये 2.5 लाख से 3 लाख 4 लाख भी हो सकता है। अभी अनुमानत 6 लाख मीट्रिक टन फसल ये बाजरे की हरियाणा में इस बार होगी। बाहर के प्रदेशों से स्मगलिंग ज़्यादा तो नहीं, लेकिन शिकायतें मिली हैं थोड़ी बहुत के बाहर 1900 रुपये रेट चल रहा है, वहाँ से लेकर यहाँ 2200 रुपये बेचते हैं। हमने सख्ती की हुई है कि हमारा बॉर्डर्स के ऊपर सख्ती हो और वो उसको हम वहाँ से यहाँ ना आने दें, इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं। आड़ती खरीदेंगे तो 2200 से ज़्यादा खरीदेंगे तो खरीद सकते हैं। 2200 अगर है तो 300 देंगे, 2200 ज़्यादा बिकेगा तो फिर जो अंतर है वो मिलेगा। हाँ, आड़ती वाला भी मिलेगा, उनके पास जे फार्म होगा तो वो ले सकते हैं। और अगर कहीं रेट ही 25 से ऊपर चला जाए तो ना लेना ना देना। तो मित्रों, ये सारे विषय अब सभी जितने भी हमारे जुड़े हुए लोग हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जो आज हमने 303 कॉलोनीज का जो घोषणा की है, उन 303 कॉलोनीज के निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, स्टबल बर्निंग बिल्कुल रुकी तो नहीं है, लेकिन जितने पहले वर्षों में होते थे उससे काफ़ी कम है। एकदम आंकड़ा शायद 200 कुछ ऐसे केसेस हुए हैं हरियाणा में अभी तक। 2500 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से हमने जुर्माना भी लगाया है। और अब कुछ एक एरिया है जिसके अंदर ये होता है, वहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका कमर्शलाइजेशन, बिक्री अगर ऐसे प्रावधान बन जाए वहाँ की उपयोग करने के लिए, हम कहीं ना कहीं उनको व्यवस्था देंगे। मुझे लगता है वो भी रोक लेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ कमर्शियल उसका सिस्टम बन गया है बिक्री का, वहाँ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम फैसिलिटेट करते हैं उनको बेलर भी दिए हैं, उनको खरीदने के लिए जो उनको राशि किसानों को भी देते हैं, उनको डंप भी जगह भी देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का भी देते हैं। और वो फैक्ट्री में जो ले जा करके, चाहे वो एथनॉल के लिए लेके जाए, चाहे इसके लिए एथनॉल या फिर और क्या बनाते हैं, पावर बनाते हैं, ब्रिकेट्स बनाते हैं। तो ऐसा कमर्शलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। कई फैक्ट्रीज चालू हो गए हैं, कुछ फैक्ट्रीज ने हमारे से इकरार भी किया है कि वो भी आकर के बनाना चाहते हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ समय के बाद ये जो ईंधन है इसका उपयोग इतना बढ़ जाएगा कि धान के साथ साथ इसका पैसा भी एक किसान को लाभदायक विषय बनेगा। जीएसटी कलेक्शन जो है वो पूरे देश में 5वें नंबर पे है हरियाणा, और इस बार जो है रिकॉर्ड तो जीएसटी जो है वो कलेक्ट किया गया। क्या कुछ मापदंड जो अपनाए गए थे जीएसटी कलेक्शन को लेकर? देखिए, जीएसटी हमारा जो बड़े स्टेट्स हैं उसमें वी आर हाईएस्ट वन इन कलेक्शन ऑफ पर कैपिटा जीएसटी, हाईएस्ट वन। आंकड़ा तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हाईएस्ट वन है हम। अब उसमें यही है कि जहाँ कहीं ऐसी गुंजाइश होती है पिलफरेज की, जहाँ अंडर बिलिंग की या बिल ना काटने की, ऐसे बहुत से केसेस ध्यान में आए हैं। उसके ऊपर सख्ती भी की गई है, डिपार्टमेंट ने सख्ती की है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी की है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। और इसके कारण से जो एक चेन सप्लाई होती है इसमें, उसका डाटा शेयरिंग भी टेक्निकल सिस्टम से बढ़ गया है। पहले एक स्टेट से दूसरे स्टेट को डाटा भी नहीं मिलता था कि कोई दूसरी स्टेट से माल खरीद के लाया है, वो किस भाव लाया है, कितने का लाया, क्या अमाउंट है, उसका बिल कटा कि नहीं कटा है। अब वो सारा डाटा, हम देश भर का सारा डाटा एक दूसरे के साथ हम उनको शेयर कर सकते हैं कि कोई सामान आया, कोई कहता पंजाब से लेके आए, हमें पता है कि पंजाब से बिल कट के आया, इस ट्रक में इतना माल है और इतना इसका बिल बना हुआ है। फिर रास्ते में चेकिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती। पहले हर जगह एक मुसीबत होती थी कि उसको खाली कराओ, उसको देखो बिल कटा कि नहीं कटा, कौन सा माल गया, कितना गया, बहुत विरोध भी होता था और ये संभव भी नहीं था हर गाड़ी के लिए। कितनी हजारों गाड़ियां एक दिन में, रात में कितनी निकलती हैं हर सड़क से, इसलिए कहीं कहीं कोई कोई पकड़ ली, थोड़ा डर बैठा। अब सिस्टम जो बदले हैं, उस सिस्टम में चोरी करना प्राय उसमें, मैं ऐसा तो नहीं कहता असंभव हो गया होगा कि हर जगह अनपढ़ आदमी भी साइबर क्राइम कर रहा है। हम देखा ना पुराना में 10वीं पास 8वीं पास वो लड़के साइबर क्राइम करते हुए मिले। नहीं, वो तो कराया है। इसमें जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है,
31 दिसंबर तक जमा हाँ, जो जमा कराएगा 31 दिसंबर तक 3 महीने का टाइम दिया है। 3 महीने में जो जमा कराएगा उसके लिए ये सारा माफ होगा और 15% वो फ्री करेगा। हाँ, जमा कराएगा। ये पेंडिंग की तो कोई हिसाब नहीं है, जब से भी अकाउंट बना है ML ये ULBs का। मैंने बताया ना कि बहुत प्रॉपर्टीज तो 66 से 10-12 से तो ज्यादा टाइम। ये बहुत प्रॉपर्टीज तो ऐसी हैं जो बन गई थी, आज तक म्यूनिसिपैलिटीज में उसका खाता ही नहीं बना था। अब जब सारी, क्योंकि अब तो एरिया वाइज उसको ड्रोन मैपिंग से ये जो 47 लाख प्रॉपर्टीज रजिस्टर हो गई हैं, और पहले मेरा ख्याल 12-15 लाख से ऊपर है। पहले बताया 35 लाख थी, 12 लाख प्रॉपर्टीज की संख्या ही बढ़ गई है। मकान बन गए, कॉलोनीज पहले तो ये जो होती थी अप्रूव होती थी, नहीं होती थी, कोई प्रोवाइड नहीं करता था, जाके देखता ही कोई नहीं था। अब जब से टेक्नोलॉजी से हमने उसकी ड्रोन मैपिंग शुरू कराई है, ड्रोन मैपिंग में हर एक प्रॉपर्टी उसमें कवरेज में आ गई। अब कवरेज में आ गई, हाँ जी, और बढ़ जाएंगे। अब कुछ हो सकता है। सीएम साहब आपने देखा होगा कई जगह जो नगर पालिकाएं, नगर परिषद है, कई ऐसी जगह है जहाँ पे अभी भी खाली प्लॉट्स पड़े हैं, ना तो उनको एनडीसी मिल पाती है ना कुछ, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अवैध कॉलोनी को भी विकसित करेंगे, उनके लिए भी कोई योजना है। और अमूमन देखा गया कि 2012 से पहले के नक्शे अपडेटेड है, वहाँ पे ताजा नक्शे अभी वेबसाइट पे अपलोड नहीं है, उसके लिए क्या योजना आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अब हर एक शहर का नक्शा बन रहा है, उस नक्शे में कलर्ड नक्शा होगा और उसको हम पब्लिक ओपन करेंगे कि जो कोर एरिया है उसका एक अलग कलर होगा। क्योंकि हमें पता है कोर एरिया बहुत पुराना, 50 साल से 60 साल 100 साल पहले से बना हुआ है। एक गांव था, अब उसके बाद कॉलोनी बन गई, तो गांव भी अपने आप में कोर एरिया है, उसका ना कोई सीवरेज सिस्टम बन सकता है, ना गलियां नहीं बन सकती, जितनी है उतनी है। बड़े गलियों में आपको पता है ये सब बना हुआ है, पुरानी दिल्ली जैसे कोर एरिया ही है। तो एक तो वो है, एक उसके बाहर फिर जो भी प्लैंड एरिया है और जो रेगुलराइज है, पुराने समय से है, माल टाउन से है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, बाकी सब है। कुछ एरिया ऐसा है उसमें भी पॉकेट छोटी, उस समय 2 एकड़ खाली रह गया होगा, और सिस्टम हर समय बदलते हैं। उन्होंने उस समय अप्रूव करते समय पूरी कॉलोनी अप्रूव कर दी और ये 2 एकड़ जो है इसको छोड़ दो। अब ऐसे बहुत से पैचेस थे अनअप्रूव्ड दिखा रखे हैं। हमने तय किया कि कॉलोनी के अंदर कोई भी पैच है, खाली है, बना है, कुछ भी है, लेकिन अप्रूव्ड में आएगा। इवन वो एग्रीकल्चर भी है, उसको अप्रूव करो। हाँ, एग्रीकल्चर है, उसका पैसा टैक्स के रूप में नहीं लेंगे। अभी एक और निकल करके आया काफी कि अर्बनाइज्ड एरिया है, उसमें एग्रीकल्चर है, उसके ऊपर भी टैक्स लगाया हुआ है। वो कितना फिगर आई थी? ये इतनी संपत्तियां, कृषि संपत्तियों के लिए भी 65,857 संपत्तियां ऐसी निकली जो है तो कृषि संपत्ति, लेकिन उसके ऊपर भी टैक्स लगा रखा है। तो हमने बैकएंड से अभी कैसे निकला, ये निकला उसी पोर्टल से जिस पोर्टल की चर्चा होती है, हाँ। और इस प्रॉपर्टी का 4 करोड़ समथिंग, 4 करोड़ रुपए ऐसा जो जमा हो चुका है। हमने तय किया कि भाई ये तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी थी, क्यों जमा किया? तो हमने फैसला किया इसको वापस करेंगे, आगे से लेंगे नहीं। पहला ये केस ऐसा है कि बिना मांगे ही हम 4-4.5 करोड़ रुपए लोगों को वापस कर रहे हैं। वो तो तय है कि जो डेवलपमेंट चार्ज 5% तो है जो बने हुए हैं, 5% ऑफ कलेक्टरेट, और जो नहीं बने हैं उनके 8%। साथ ही इस बार हरियाणा के कई जिलों में कॉटन की जो फसल है सर वो गुलाबी सुंडी के फसलों से पूरी तरह खराब हुई है। किसानों का डेलीगेशन आपके अधिकारियों से मिला कि क्या गुलाबी सुंडी से नुकसान हो उनसे करें किसानों को? पहली बात तो जो धान है, जिस धान की दोबारा रुपाई हुई है उसका हमने तय किया था कि हम 7,000 रुपया प्रति एकड़ उनको देंगे। लेकिन एक शिकायत पर बाद में मिली है कि जो दोबारा रुपाई हुई है उसका भी खराब आ गया,
उस खराबे का भी कंपनसेशन। उसमें से तय ये किया कि वो खराबा यदि 7,000 से ऊपर है तो फिर तो वो ऊपर वाला मिलेगा, फिर 7,000 नहीं मिलेगा, और अगर 7,000 से नीचे खराबा है तो पूरा 7,000 मिलेगा। तो अभी उसकी जो खराब होने वाली शिकायतें हैं वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर सारी आ रही हैं। जैसे ये फाइनल इसका डाटा हो जाएगा उसके बाद 7,000 या उससे ऊपर जितना जिसको मिलना वो मिलेगा। जहाँ तक गुलाबी सुंडी की बात है उसके लिए हमने पोर्टल खोल दिया है, और पोर्टल खोलने में उन सबको जो हमारा रेट है मैक्सिमम 15,000 रुपया और जो मिनिमम है 7,500 रुपया, उसके बीच में जितना बनेगा वो देंगे। एक थोड़ा इस बार कठिनाई आई है, वो आप पूछे इससे पहले ही मैं बता देता हूँ कि जो कंपनीज हमारी थी इंश्योरेंस कंपनीज, 3 क्लस्टर वहाँ बना रखे हैं। 2 क्लस्टर्स का तो सफलतम जो एक ऑक्शन होती है वो ऑक्शन के हिसाब से पोर्टल वो सब बन गया। वहाँ लोगों ने, हालांकि वो भी थोड़ा लेट हुआ है, लोगों ने उसको जिसने इंश्योरेंस क्लेम जिसने इंश्योरेंस कराना था कराया है, जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराया है उन 2 में या फिर तीसरे में भी, उनमें जिनका तो इंश्योरेंस हो गया, जिसका बैंक से पैसा कट गया है, वो उसका हमने क्या किया, बैंक से पैसा लेंगे और उसका अलग से रेट तय कराएंगे। जी। हाँ, और जिसकी नहीं इंश्योरेंस उसको वही SRD। हाँ, जिसका इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कराया जाना था लेकिन कंपनी आई नहीं है और बैंक से पैसा उसका कट गया है, वो बैंक से पैसा अगर हमको मिलेगा उसका एक स्पेशल पैकेज 15,000 से ऊपर, लेकिन उतना नहीं जितना इंश्योरेंस कंपनी का था, क्योंकि उसमें सेंट्रल शेयर मिलता है। सेंट्रल शेयर हमको मिलेगा नहीं उसमें, क्योंकि कंपनी आई नहीं तो वो हमारे पास ही रह गया। तो उसका एक बीच का कोई अलग से पैकेज बनाएंगे, उनको देंगे। और जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराया, बैंक से भी नहीं कटा, कराया भी नहीं है, उनको जो SDRF का 15,000 और 7,500 वो जो रेट पहले चल रहा है वो हम देंगे। सर 303 कॉलोनियां रजिस्टर हुई है, बहुत काफी लोगों को मेंटर करने की सुविधा हुई है उस चीज से, लेकिन एक प्रश्न उठता है कि क्या 303 कॉलोनियां कानूनी अप्लाई किया था सिर्फ इससे ज्यादा किया तो रिजेक्ट करेगी? 1500 कॉलोनियां अभी भी बाकी हैं जो लोगों ने अप्लाई कर दिया है, लेकिन अभी वो नियमित नहीं हुई है, उसके ऊपर काम चल रहा है। क्योंकि इसके लिए बहुत सा सर्वे करना पड़ता है, नक्शे बनते हैं, बहुत सी यहाँ प्रदेश में बैठ करके सारा उसका हिसाब लगाते हैं, नीचे भी लगाते हैं, उन सब का प्लॉट एरिया जितना लोगों ने दिखा रखा है उतना है, कम है, ज़्यादा है, उसमें प्रोसेस है। लगभग इस प्रोसेस में 8-9 महीने लगते हैं। इन सब की प्रोसेस चालू हो चुकी है जो 24 तक, 31 जनवरी 2024 तक हमारा टारगेट है कि 800 तो है ULB की, बाकी टाउन कंट्री प्लानिंग की भी है, हमारी टोटल 1500 बाकी है। हम तो चाहेंगे कि सारी 1500 हो जाए, फिर भी अगर थोड़ी बहुत रहेंगी, किन कारणों से रहेंगी उस कारणों को ढूंढने का देखें। अगले कार्यकाल नहीं, इसी कार्यकाल में, इसी कार्यकाल में 31 जनवरी तो अभी आया, जनवरी के बाद फिर उसके बाद तो 10 महीने और है जिस कार्यकाल में। जो सांसद है संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है तो उनका ये कहना है कि बीजेपी के लोग जो है राजनीतिक रंजिश से काम कर रहे हैं, और पंजाब में कांग्रेस के एमएलए गिरफ्तार हुए, तो इससे क्या? देखिए दिल्ली के प्रश्न है, चंडीगढ़ में ना पूछो। सीएम साहब मेरा एक सवाल है, सीएम साहब 31 जनवरी 2024। हाँ, सीएम साहब दुष्यंत चौटाला जहां भी रैली में जा रहे हैं, सीएम आया के नारे लग रहे हैं, आप गठबंधन में इसको कितना सही मानते हैं? दूसरा, उधर वीरेंद्र सिंह भी कह रहे हैं कि अगर जसपा का साथ न छोड़ा तो मैं पार्टी छोड़ दूं। अगर सीएम की बजाय कोई PM भी करना शुरू कर दे, मुझे क्या एतराज है? काम तो जनता का है, जनता क्या करेगी? तो इसलिए ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, जनता के हाथ में, जनता किसको क्या बनाए हैं? कह बाबा रेल में, कह बाबा जेल में। वीरेंद्र सिंह ने तो कहा है कि पार्टी छोड़ दूंगा अगर जसपा को ना छोड़ा। ये भी दिल्ली का प्रश्न है। सीएम साहब आप पोर्टल की बात कर रहे थे सर, पोर्टल को लेकर के मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंदर आपने एक व्यवस्था बनाई है, लेकिन सेम बार उसमें भी सेम लगा रहे हैं। कई जगह ऐसे मामले दिखे हैं कि पंजाब के लोगों ने उसके अंदर रजिस्टर कराई है जमीन, झज्जर में रजिस्टर जमीन कराई, अम्बाला में बेचने के लिए आ गए, वो पकड़े गए। मेवात में कुछ मामले ऐसे आए हैं जहाँ धान बोया गया था, बाजरा जो है वो दिखाया गया है, इस तरीके के मामले आ गए थे। इसको किस तरीके से? देखिए ये मामले पिछले सालों में ज़्यादा थे। उसका एक कारण था कि हम उन्हीं को कहते थे रजिस्टर करने के लिए जो फसल प्रोक्योरमेंट होनी है, लेकिन उसमें हमको ध्यान में आया कि बहुत से खेल बाद में चलते हैं और एक प्रेशर बनता है कि रजिस्ट्रेशन फिर खोल दो जी, 3 दिन के लिए और खोल दो जी, 4 दिन के लिए और खोल दो जी, 2 दिन के लिए खोल दो जी। इन्हीं महीनों में बहुत प्रेशर बनता था। इस बार हमने ये तय किया कि नहीं, 100% जमीन का रजिस्ट्रेशन
चाहे वो गन्ना बोया है, चाहे बरसम बोई है, चाहे सब्जी बोई है, चाहे खाली है, 100% पर रजिस्ट्रेशन होगा। 80 लाख के लगभग 82 लाख एकड़ के लगभग हरियाणा की जमीन है एग्रीकल्चर लैंड। पहले होती थी ये 55 लाख 60 लाख रजिस्ट्रेशन, बाकी गन्ना या बाकी उखड़ी रहती थी। इस बार हमने जितनी किसान ने कर दी, किसान ने की, बाकी सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या अन्य जो भी डिपार्टमेंट को लगा करके, और लास्ट में कितनी हुई है 92 लाख। अब 80-82 की बजाय 92 लाख एकड़ रजिस्ट्रेशन हो गया। अब ये भी हमको ढूंढना पड़ेगा कि हमारा वो 80 लाख भी अनुमान ही था। आज की डेट में भी अगर हम कई डिपार्टमेंट को पूछ ले कि बोलो भी एग्रीकल्चर लैंड कितनी है और इसके अलावा बाकी कितनी है, पंचायती कितनी है, अर्बन कितनी है, सारे आंकड़े सब मिलते नहीं है। सबको मिला लेंगे तो हरियाणा की जितनी टोटल लैंड है उससे 120-25% बैठ जाएगी। हरियाणा की टोटल लैंड स्क्वायर किलोमीटर में बताऊं तो 44,212 स्क्वायर किलोमीटर है, जो अपने आप में 225 या 227 एकड़ पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से ये 1,10,000 एकड़ ये बनता है। तो 1,10,000 का वाइब्रेशन करना है कि अर्बन कितनी है, एग्रीकल्चर कितनी है, सड़कें कितने में है, नहरों कितने में है, रेलवे कितने में है, स्कूल कितने में है, वो सब हिसाब। हाँ, इसका हमने हिसाब शुरू कर दिया है। हमने लार्ज स्केल मैपिंग का एक सिस्टम शुरू किया है पूरे हरियाणा का। हर इंच ऑफ लैंड दैट शुड बी मैप्ड। 2 जिले पूरे मैपिंग हो गई है, करनाल और सोनीपत। बाकी जिलों में अब टीमें लगी हैं और ये टीम इन हाउस हम सारा काम करा रहे हैं। अगर यही काम मान लो हम कहीं पब्लिक में देते, यानी क्या कंपनियों को देते, टेंडर करते, तो आपको बस एक ही बता रहा हूँ कि टाउन है नारायणगढ़ टाउन का एक बार शुरू में जब काम करने लगे तो हमने टेंडर निकाला। उस टेंडर में L1 जो आया था 2 करोड़ रुपए आया था। और नारायणगढ़ कितने किलोमीटर होगा कुल मिला के, शहर 10 स्क्वायर किलोमीटर होगा, इस ज्यादा तो नहीं। तो 10 स्क्वायर किलोमीटर 2 करोड़ रुपए, तो 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी कितना होता है 10,000 गुना 20,000 करोड़ रुपए लगता। लेकिन हमने इन हाउस सारा सिस्टम बैठाया। साइंस और हमारा जो डिपार्टमेंट है क्या, हरसेक, क्या है वो, हरसेक डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी में आता है। हरसेक ग्रिड अलग है, हरसेक। और इसमें हमने सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया के अधिकारी जनरल गिरीश अरोड़ा, उनको मिलाए, उनको हेड बनाया। और आज भी पूरी टीम उसके अंदर हमने ड्रोन खरीदे और अब वो रोवर्स वो लगा रहे हैं। ये बहुत टेक्निकल काम है और मैं स्वयं इसमें मेरा ख्याल 20 बैठकें तो मैं ले चुका हूँ। और ये एक ऐसा महत्वाकांक्षी हमारी योजना है कि पूरे देश में सबसे पहले हम बनाएंगे। जैसे हमने लालडोरा खत्म करने का स्वामित्व बनाया था, ऐसे ही इस योजना पर हम लार्ज स्केल मैपिंग से हरियाणा का यानी प्रदेश का 1-1 इंच भूमि किसकी कितनी है, ताकि ये झमेले झंझट जितने भी हैं ये खत्म हो सके। सबसे बड़ा लैंड रिफॉर्म का काम आज भी जिसको हमने शुरू किया है, बड़ी यात्रा हमने इसमें करनी है, हम करेंगे। एक भर्ती से जरा मामला है, क्योंकि सब लोगों की निगाह भर्ती पे लग रही है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एचपीएससी के। बेसिकली जो लोग थोड़ा ग्रुप ए और बी के प्रतियोगिता कम होती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सारी भर्तियां 3 महीने से लगभग फर्जी हो गई, क्योंकि हाई कोर्ट में अपील तारीख में आप से बाकी है 56 स्थानों ग्रुप का पेपर हुआ और वो किसी का पेपर हो नहीं रहा। और हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को कोई अनुमति नहीं मांगी थी जो रिवीनिंग का इस तर्ज पे 56 स्थान में मुश्किल करा दी। ऐसा नहीं है, कैसे डील कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये नया सिस्टम सीईटी का हमने खड़ा किया है और बहुत इस पर कई दिमाग लगे हैं, बहुत सी योजनाएं प्लानिंग सब बनाई हैं। लेकिन अब ये है कि हमारी प्लानिंग बनाने में कोर्ट के लोग होते नहीं हैं और पहले प्लानिंग बन जाती है। उसको घुमाने के लिए जो तैयार बैठे हैं, जो गैंग हैं पेपर जिसको भर्ती रोको गैंग, ये जो भर्ती रोको गैंग है ये भी हरियाणा में ही नहीं बहुत प्रदेशों में सक्रिय है कि कहीं सरकार को इसका श्रेय ना मिल जाए। छोटी छोटी बात को लेकर के कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट वाले उसको बिना देखे समझे पढ़े STAY 4 अक्षर का एक बड़ा शब्द ये बना हुआ है, फटाफट लग जाता है। 56-57 का भी यही कारण हुआ। होना तो पहले 56 था, स्टे लग गया, हमने डबल बेंच में गए तो एक दिन पूरा लग गया उसमें, तो इसलिए 56 हमको बदलना पड़ा, अगले दिन करना पड़ा, पहले 57 हो गया, 57-56 उसके क्वेश्चन रिपीट हो गए। अब ये किसी के हाथ में नहीं है, एग्जामिनर के हाथ में है।
तो या तो एग्जामिनर को दोषी ठहराते या कोई करते, उन्होंने स्टे लगा दिया। स्टे लगाने के बाद ये कहा कि इसका जो है रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे और आगे भी एग्जाम नहीं लेंगे। ये भी है उसमें, आगे एग्जाम नहीं ले सकते भी, जब तक वो फैसला नहीं होगा तब तक एग्जाम नहीं ले सकते। इसलिए उस प्रोसेस को रुका। हाँ, ग्रुप डी का जो है 20 और 21 तारीख को वो सीईटी द्वारा यानी होगा। वो तो पहली बार ही होना, एक ही बार होना है। वो होगा, जिस दिन होगा उससे अगले दिन उसका रिजल्ट डिक्लेयर करके उनकी भर्तियां हो जाएंगी। मतलब इस साल सी का सीईटी होना है, जो इस साल भी ग्रुप होगा, हर साल आपने कहा था हर साल सीईटी पता ना, डी तो हो रहा है, लेकिन सी का तो जो पहले वाला क्लियर होगा तभी आगे बढ़ेंगे, उससे पहले कैसे बढ़ सकते हैं? इस साल सीईटी संभव नहीं है इस साल। नहीं, अगर ये रिजल्ट क्लियर हो जाता है कोर्ट, और कोर्ट में भी मुझे लगता है कि अगली तारीख में हो जाना चाहिए, अक्टूबर के लास्ट में कभी लगा है ये, और उसका भी कारण है विशेष। तो उस नाते से वो मुझे लगता है कि अगले 20-21 कब लगा, 31 अक्टूबर कब लगा, अक्टूबर लास्ट में लगा, वो हो जाना चाहिए उस समय तक। वो अगर होता है तो 15 से 20 दिन तक बाकी सारे एग्जाम उनके तैयार है सब। उनकी डेट यानी केवल डेट शीट डिक्लेयर करनी है, उनको उत्तर देना है। अदरवाइज सारे 3 लाख 3.5 लाख लोग वो 15-20 नवंबर तक भी हो सकते हैं। अगर ये फैसला आ जाता है तो नवंबर के महीने में एग्जाम हो जाए और दिसंबर में रिजल्ट निकल जाए, और फिर उसके साथ साथ दिसंबर में नया भी हो सकता है, हो सकता है। एक बड़ा काम और किया हमने, वो जानकारी आपको दे रहा हूँ। जेबीटी का विषय वर्षों से लटक रहा था, जेबीटी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर, वो भी बहुत चाह रहे थे, हम भी लगे हुए थे, लेकिन उसमें भी कोर्ट्स में इतना फंसा कि मुझे याद है पिछली टर्म में 4 साल 5 साल पहले हमने योजना बनाई थी। 2017 का जब एग्जाम हुआ था, उनको कहा था खासकर मेवात के लोगों को कि हम जेबीटीज को आपको अपने अपने जिलों में भेजेंगे, लेकिन वही है, हर कोई अपने अपने हिसाब से सोचता रहा, फंस गया मामला। फंसने के बाद अब कोर्ट ने लास्ट जो 2023 के कौन सी डेट थी, अगस्त में शायद कोई, उन्होंने निर्णय दिया। फाइनली वो पूरा प्रोसीजर फाइनल हो गया। अब हमने 2004 बैच, 2008 बैच, 2011 बैच, तीनों बैच का इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कर दिया है, और अब 2017 बैच का मुझे लगता है 8 दिन में कर देंगे, 8 दिन में हो जाएगा। होम डिस्ट्रिक्ट नहीं, सुनिए। अब उसमें पहले देना पड़ता है चॉइस मांगने के लिए डिस्ट्रिक्ट की। अब डिस्ट्रिक्ट में कितनी जगह किस डिस्ट्रिक्ट में है उतने ही जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले हमने 2004 के लोगों को डिस्ट्रिक्ट मांगा, उन्होंने 17-19 यानी हर जिले की एक ऑप्शन, तो मानो अपना डिस्ट्रिक्ट जिसमें है उसको छोड़ करके 21 डिस्ट्रिक्ट और देने थे उसने। तो 2004 के जितने भी लोग थे उनको अधिकांश को पहली चॉइस, फिर दूसरी और तीसरी में पूरे कंप्लीट हो गए। 99% मतलब 100% 2003 प्रोसेस में तो 100% पूरे हो गए। फिर आया 2008 का, उनकी चूंकि चॉइस घटती चली जाएगी, अब आगे हर जिलों में जो फिलअप होता जाएगा तो चॉइस कम हो जाएंगी। अब उसके बाद उनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ चॉइस पर 100% उनको मिल गया है। और ऐसे ही 2011 ये भी लगभग 10 या 11 चॉइस तक कंप्लीट हो गया है। अब 2017 का ड्राई रन चल चुका है, उनको भी 17वीं चॉइस तक लगभग सब मिल जा रहे हैं। हाँ जी, ये 8 दिन में हो जाएगा। पहले उनको मिलता है डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर उनकी सीनियोरिटी में उनका स्कूल मिलता है। तो अभी स्कूल तो वो बाद में करेंगे, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो जैसे ही 2017 के डिस्ट्रिक्ट भी इनको अलॉट हो जाएंगे, फिर उठा करके सबका एक साथ एक ही रन में और उनको स्कूल मिल जाएंगे, ज्वाइन कर जाएंगे। लगभग इसमें और मैक्सिमम 10 दिन और लगेंगे। हाँ जी, नहीं बाकी नहीं होगा भी, क्योंकि पहले ये होंगे, इसके बाद ही बाकी टीजीटी पीजीटी इसके बाद नया जो विधानसभा भवन बनना है उसके लिए चंडीगढ़ ने आपत्ति जता दी है उस जमीन को लेकर के, इको सेंसिटिव बता दिया है। तो अब क्या कदम होगा हरियाणा? ऐसा कि इको सेंसिटिव उसके लिए हमारी जो केंद्रीय MOEF मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, उनसे जो बातचीत हुई और जो NGT ने जो हमारे प्रस्ताव रखा, उन्होंने कहा कि आप ये जो वाइल्ड लाइफ है कौन सा सेंचुरी सुखना, तो इसका पहले तो 10 किलोमीटर तक का एक प्रावधान बना हुआ था, लेकिन हमने जैसे सुल्तानपुर में प्रावधान कराया, सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आ गया है। उन्होंने कहा कि नए सिरे से अब स्टेट जो है वो अगर एक प्लानिंग बना करके दोबारा भेजती है तो उसको स्वीकार किया जा सकता है। नई प्लानिंग के लिए पंजाब के लोगों ने भी बैठक कर ली, मीटिंग कर ली है,
हमने भी अपनी मीटिंग कर ली है, चंडीगढ़ के लोगों ने भी कर ली है। उसको जैसे ही फाइनल होता है, फाइनल होने के बाद फिर वो एरिया, उस सुखना जो एरिया है उसके अंदर पड़ता है या बाहर पड़ता है, जो हमने उनको देना है, हमने 12 एकड़ उनको देना है, वो अगर एरिया उससे बाहर आ गया फिर कोई समस्या नहीं, पंजाब यानी चंडीगढ़ को नहीं है, हमको भी नहीं है। अगर वो उसके अंदर आ गया फिर या तो हम लैंड बदलेंगे दूसरी, और या फिर और कोई करेंगे। अभी एकदम उस पर निर्णय कोई हो गया ऐसा नहीं है, पाइपलाइन में थिंग्स आर गोइंग ऑन। बहुत बहुत धन्यवाद।